2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नागपुर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। हालांकि पिछले कुछ समय से लगातार इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। अक्सर जानकार ये सवाल करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को अभी भी सरकार समर्थन क्यों प्रदान कर रही है, जबकि इस कार्यक्रम से अक्सर सूडो साइंस की धारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम खबर की बात करेंगे, यानी न्यूज को समझेंगे। इसके बाद भारतीय विज्ञान कांग्रेस का एक परिचय जानेंगे और पिछले कुछ समय में इस पूरी कांग्रेस के, इस पूरे आयोजन की साख में कमी क्यों आ रही है उस पर बात करेंगे। किस तरह की कमी आ रही है उसको समझेंगे। इसके अलावा इस संबंध में सरकार का क्या पक्ष रहा है और अंत में इस पूरे विषय को लेकर क्या किया जा सकता है उस पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और खबर देख लेते हैं। पहले तो हमारी खबर जो है वो पहले की तरह ही इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से ली गई है और खबर में भी मुख्य तौर पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस और विज्ञान कांग्रेस की साख में उसकी गुडविल में पिछले कुछ समय में जो कमी देखने को मिली है उस पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विज्ञान कांग्रेस के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। इसके परिचय पर बात कर लेते हैं। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये भारत में वार्षिक स्तर पर आयोजित किए जाने वाला विज्ञान के क्षेत्र में एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान न केवल भारत भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स मौजूद होते हैं, शोधकर्ता मौजूद होते हैं, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में भारत में जो तमाम कॉलेजेस हैं, जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो साइंस के प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। और ये कार्यक्रम उन टीचर्स को, उन स्टूडेंट्स को और वैज्ञानिकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिस प्लेटफॉर्म पर विज्ञान के विषयों को लेकर, विज्ञान से जुड़े जो तमाम विषय हैं, जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, जो तमाम टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम है ये भारत में विज्ञान के लिहाज से, विज्ञान को आगे बढ़ावा देने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण काम करता रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम का जो इतिहास रहा है वो बहुत ज्यादा गौरवशील इतिहास रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत में साल 2014 में की गई थी। तब भारत में ब्रिटिश शासन का कब्जा था, लेकिन उसके बावजूद भी 1947 में ये कार्यक्रम इतना बढ़िया था कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो इस कार्यक्रम को जारी रखा गया। यानी जाहिर तौर पर कार्यक्रम का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है और भारत के कई प्रमुख वैज्ञानिक इस पूरे कार्यक्रम से, इस पूरे आयोजन से जुड़े रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पर पिछले 10 से 20 वर्षों में इस कार्यक्रम की साख में हमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। अक्सर जानकार इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर, इसकी रेलेवेंसी पर सवाल उठाते रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर इसकी साख में कमी क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है और किस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिन घटनाओं की वजह से इसकी साख में कमी आई है। तो पिछले कुछ सालों में अक्सर ये जो पूरा कार्यक्रम है ये चर्चा में रहा है। इस कार्यक्रम ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ध्यान आकर्षण का जो कारण था वो सही कारण नहीं था, बल्कि गलत कारणों से अक्सर ये जो पूरा कार्यक्रम है ये जनता की नजरों की ओर, जनता की ओर आकर्षित हुआ। आम लोग इस कार्यक्रम से परिचित हुए, लेकिन सकारात्मक रूप में नहीं बल्कि नकारात्मक रूप में। इसके अलावा अक्सर इस कार्यक्रम पर मुख्य तौर पर गंभीर विषयों पर चर्चा न करने का आरोप लगता रहा है, गंभीर चर्चाओं के अभाव का आरोप लगता रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय हैं या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजीज पर चर्चा नहीं की जाती, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केवल मनगढ़ंत विज्ञान को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए साल 2019 में इस कार्यक्रम में इस तरह के कई दावे किए गए थे कि रावण के पास पुष्पक विमान के अलावा 24 तरह के अन्य एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के विज्ञान में अतीत में प्लास्टिक सर्जरी मौजूद थी। यानी इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे जो मिथक हैं उन मिथकों को वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की जाती रही है। तो जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम ने अपनी रेलेवेंसी जरूर खो दी है।
इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमने बात की कि वक्ताओं द्वारा अजीब तरह के दावे किए जाते हैं और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में कोई उपयोगी परिणाम सामने नहीं आया है। यानी पिछले कुछ सालों में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, इस कार्यक्रम में अभी तक कोई उपयोगी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। यानी पैसे खर्च किए जाते हैं, स्पीकर्स आते हैं, बात करते हैं, पेपर्स पेश किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई विशेष परिणाम निकल कर नहीं आता है। और इसके बावजूद भी भारत में जो वैज्ञानिक लैंडस्केप है, जो साइंटिफिक लैंडस्केप है, उसमें कुछ विशेष बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी तरह के आरोप अक्सर इस पूरे कार्यक्रम पर लगाए जाते रहे हैं। इसके अलावा आरोप ये भी रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक चर्चाओं से ज्यादा तो विवाद होता है। जितने ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, उससे ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं, उससे ज्यादा तो विवाद देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि भारत के कई बड़े वैज्ञानिक खुद को इस कार्यक्रम से अलग कर लेते हैं। और कई बड़े संस्थान भी, जो बड़े साइंटिफिक संस्थान हैं, जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं पिछले कुछ सालों में। और जो संस्थान इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, उन संस्थानों की विश्वसनीयता पर भी अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता भी बहुत ज्यादा कम रही है। और यही वजह है कि अक्सर खुद वैज्ञानिक समुदाय के भीतर भी इस कार्यक्रम को बंद करने की मांग उठती रही है। कई जानकार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार इसको बंद नहीं कर रही है, जबकि इस पूरे कार्यक्रम से तमाम तरह की मनगढ़ंत बातों को, तमाम तरह की अवैज्ञानिक बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार से अक्सर मांग यही रही है कि या तो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, या फिर इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा जिस तरह का समर्थन दिया जाता है, जो ग्रांट दिया जाता है, उस ग्रांट को बंद कर दिया जाए, तो कार्यक्रम अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये तो इस कार्यक्रम की साख में किस तरह से कमी आ रही है उस पर बात हुई। अब सरकार का क्या पक्ष रहा है, इस पूरे विषय को लेकर सरकार क्या मानती है, उस पर बात करते हैं। तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, इस कांग्रेस का आयोजन, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्य तौर पर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इस एसोसिएशन की स्थापना भी साल 1914 में की गई थी। और 1914 में स्थापना के बाद से लगातार ये जो एसोसिएशन है, ये इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन करता रहा है। अब वैसे तो ये जो एसोसिएशन है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्थान है, मुख्य तौर पर स्वतंत्र तौर पर काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे संस्थान को भारत सरकार के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता मिलती है, वित्त पोषित किया जाता है। और इस पूरे संस्थान के जो परमानेंट स्टाफ हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की सैलरी भी डीबीटी द्वारा दी जाती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी जाती है। और इसी वजह से इस पूरे एसोसिएशन को अक्सर भारत सरकार से, भारत के विज्ञान विभाग से, इन्हीं तमाम संस्थाओं से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हर साल इस एसोसिएशन को वार्षिक अनुदान भी देता है, ग्रांट भी दिया जाता है। इस साल इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस पूरे एसोसिएशन को 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इससे पहले जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो ये राशि 3 करोड़ के आसपास थी। लेकिन इस साल सरकार द्वारा इस राशि में कुछ बढ़ोतरी जरूर की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की जो भूमिका रहती है, वो बहुत ज्यादा शून्य रहती है। सरकार ये तय नहीं करती है कि इस कार्यक्रम में कौन से पैनल्स शामिल होंगे, कौन से वक्ता अपनी बात रखेंगे, किस तरह के पेपर्स को पेश किया जाएगा और कार्यक्रम के दौरान किस तरह के साइंटिफिक टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। यानी जाहिर तौर पर जो सरकार की भूमिका है, वो पूरी तरह से अप्रत्यक्ष समर्थक की भूमिका रहती है, इनडायरेक्ट सपोर्टर की भूमिका रहती है। और सरकार इस कार्यक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उन निर्णयों को किसी भी आधार पर हस्तक्षेप, उन निर्णयों में किसी भी आधार पर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे कार्यक्रम को सरकार के समर्थन की वजह से, जो सरकार द्वारा ग्रांट दिया जाता है, उस ग्रांट की वजह से, और प्रधानमंत्री इसके अलावा भारत सरकार के अन्य मंत्रियों की उपस्थिति की वजह से अक्सर इस कार्यक्रम को भारत सरकार के साथ जोड़कर देखा जाता है। और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में भारत सरकार के जो विज्ञान विभाग हैं, उस विज्ञान विभाग के कई सचिव शामिल होते हैं, कई सेक्रेटरीज होते हैं, कई डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री भी इस पूरे भाषण में, इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं और इसके उद्घाटन करते हैं। ऐसा अक्सर ये प्रथा रही है कि जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उस आयोजन की जो शुरुआत होती है, वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
तो इसी वजह से इस कार्यक्रम को भारत सरकार के साथ जोड़कर देखा जाता है। और यही वजह है कि जब भी इस कार्यक्रम में कोई गलत बात की जाती है, जब भी कोई मनगढ़ंत वैज्ञानिक बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो इससे सवाल जो होते हैं वो सरकार से किए जाते हैं। सरकार से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में इस तरह की बात क्यों की गई। इससे सरकार की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है, सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो कमजोर होती है। इसी वजह से अक्सर खुद सरकार के भीतर भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि आखिर सरकार इस पूरे कार्यक्रम को समर्थन क्यों दे रही है, सरकार इस कार्यक्रम को बंद क्यों नहीं कर देती। इस संबंध में साल 2008 का एक वाकया बहुत ज्यादा प्रचलित है, जब उस समय के विज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल ने इस कार्यक्रम को बंद करने के लिए कोशिश की थी और इस कोशिश के हिस्से के तौर पर उन्होंने एक समीक्षा समिति भी बनाई थी, एक समीक्षा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बाद भी इस कार्यक्रम को बंद नहीं किया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने प्रयासों के बाद भी ये कार्यक्रम बंद क्यों नहीं हो रहा है, सरकार कार्यक्रम को बंद क्यों नहीं कर देती। तो सरकार इस कार्यक्रम को बंद नहीं करती है क्योंकि सरकार यदि कार्यक्रम को बंद कर देती है, सरकार कार्यक्रम को ग्रांट नहीं देती है, तो इसकी वजह से सरकार पर विज्ञान विरोधी होने का खतरा हो जाएगा। सरकार पर विज्ञान विरोधी होने के आरोप लगाए जाएंगे और सरकार के लिए ये गलत साबित हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर भारत के कई स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े वैज्ञानिकों से मिलने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर भी काम करता है। कई स्टूडेंट्स हैं जो वैज्ञानिकों से नहीं मिल पाते हैं अक्सर अपने आम लाइफ में, लेकिन जब इस कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वहां पर बड़े वैज्ञानिक मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स उनसे मिल लेते हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और इसी वजह से सरकार अभी तक इस कार्यक्रम को बंद नहीं कर सकी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने वाली है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस कार्यक्रम से अपनी भागीदारी को कम करने की ही कोशिश की है। उदाहरण के लिए अब इस पूरे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार नहीं दिए जाते। पहले ये प्रथा रहती थी कि प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र में एक संबोधन देते थे और संबोधन के साथ पुरस्कार भी देते थे विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन अब प्रधानमंत्री ये पुरस्कार नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर पिछली कुछ ये रिपोर्ट्स आई थी कि जिन लोगों को पुरस्कार दिए गए थे उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा अब मंच पर जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो मंच पर पिछले कुछ समय में जिन लोगों की उपस्थिति रहती है, उपस्थिति को भी, लोगों की संख्या को भी कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि उन लोगों की विश्वसनीयता पर जब सवाल होता है तो उसकी वजह से प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो इस वजह से इस पूरी संख्या को कम करने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा इस साल हमें एक विशेष बात ये भी देखने को मिली कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल वर्चुअल माध्यम से ही इस पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि अभी तक भारत में कोरोना को लेकर कोई सख्त नियम लागू नहीं हुए हैं। यानी जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजिकल तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वर्चुअल तौर पर उपस्थित होना चुना, जो कि जाहिर तौर पर एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो ये तो सरकार के पक्ष की बात हुई। अब अंत में हम बात करते हैं कि किया क्या जा सकता है, इसमें हम किस तरह के सुझाव दे सकते हैं। तो सुझावों की बात करें तो अक्सर वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि भारत सरकार इस तरह का एक वैकल्पिक मंच स्थापित कर सकती है, एक अल्टरनेटिव फोरम बनाया जा सकता है, जहां पर मुख्य तौर पर जो भारत के शीर्ष वैज्ञानिक हैं, इसके अलावा जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को बुलाया जाएगा और विज्ञान के तमाम विषयों पर, विज्ञान से संबंधित जो तमाम टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ये जो अल्टरनेटिव फोरम बनाया जाएगा, इस फोरम में इंडियन साइंस कांग्रेस की जो कमियां मौजूद थी, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये जो नया मंच होगा, ये युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जो यंगस्टर्स हैं, जो साइंस के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, वो वरिष्ठ वैज्ञानिकों से, शोधकर्ताओं से, रिसर्चर्स से मिल सकेंगे और इस संबंध में अपनी धारणा को और ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम होगा, ये जो नया मंच होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विज्ञान क्षेत्र के एक नए चेहरे के तौर पर भी काम करेगा। भारत को एक नए सिरे से रिप्रेजेंट किया जा सकेगा, जो कि वर्तमान समय में भारत की जो गुडविल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पर विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के एकेडमिक स्तर पर,
वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो इस पूरी गुडविल को मजबूत करने के लिए नए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है और इस नए मंच के माध्यम से भारत में वैज्ञानिक परिदृश्य में सुधार करने की भी कोशिश की जा सकती है। तो ये तो अंत में निष्कर्ष की बात हुई, अंत में आगे की राह की बात हुई। अब एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और हमने इस वीडियो में जिन तथ्यों पर बात की है उनके आधार पर यदि आप उन्हें आसानी से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो आप इस पूरे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि इसका आयोजन प्रत्यक्ष तौर पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हमारा दूसरा कथन है कि वक्ताओं के चयन की जिम्मेदारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है। एक ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक बड़ी खबर भी है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए खबर ये है कि दृष्टि संस्थान द्वारा 1 से 6 जनवरी तक एक नए कार्यक्रम की एक नई योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत यदि आप 1 से 6 जनवरी के बीच दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन किसी भी पेन ड्राइव कोर्स को खरीदते हैं या फिर हमारी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो इस पूरी खरीदारी पर आपको 50% तक की छूट मिल सकती है, जो कि जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके अलावा इस पूरी छूट पर आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी, आप इंस्टॉलमेंट पर भी भुगतान कर सकते हैं। तो यदि आप इस पूरे कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप इससे संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।